हाय एवरीवन। पिछली क्लास में हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे थे। व्हेन पाई बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विथ अनदर पाई बॉन्ड। ओके, मतलब पाई पाई कॉन्जुगेशन जहाँ होती है उन केस की हम बात कर रहे थे, उस केस की। और हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए उस केस का भी। ठीक है, तो हमने काफ़ी सीखा था और मैंने कुछ आपको होमवर्क दिए थे लाइक दिस। ठीक है, ये आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आपको इस एंथ्रासीन के बनाने हैं। ये फोर बेंजीन डेरिवेटिव जो भी है इसका बनाना है। ये फिनांथ्रीन का बनाना है। ठीक है, और ये पायरीन का बनाना है। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट और थर्ड बताऊंगा। सेकंड और फोर्थ आप कर सकते हो फर्स्ट और थर्ड बताने के बाद। ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू फर्स्ट एंड थर्ड। ओके ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। क्या दिया दिया था? एंथ्रासीन ना, जहाँ कितने बेंजीन रिंग्स थे? 3। ओके, इसको ऐसे नहीं लिखते अभी। यही है अपना एंथ्रासीन। ठीक है, आपको बताने थे इसके कितने नंबर ऑफ आर एस बताने थे आपको। ठीक है, नंबर ऑफ आर एस फॉर एंथ्रासीन, और वो भी कैसा? बेंजेनोइड। ठीक है, हमें बेंजेनोइड चाहिए था, बेंजेनोइड फॉर्म में, ना कि चार्ज फॉर्म में। ठीक है, एंथ्रासीन। ठीक है, कैसा आर एस? बेंजेनोइड फॉर्म में हमें चाहिए था, मतलब कंटेनिंग बेंजीन रिंग्स। ठीक है, उस फॉर्म में। तो हमने बोला था आपको कि जो बेंजीन रिंग होती है, दिस इज योर बेंजीन रिंग, वो उनके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। या तो आप इस फॉर्म में बना लो, एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, या तो आप इस वर्टिकल पाइबॉन को लेफ्ट में कर दो। ये वर्टिकल पाइबॉन देखो लेफ्ट में दिया। ठीक है, तो इसे हमने बोला था पी और इसे हमने बोला था क्यू। मतलब ये जो बेंजीन है वो एक बार पी रेजोनेटिंग फॉर्म में रहती है और एक बार क्यू रेजोनेटिंग फॉर्म में रहती है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये बेंजीन रिंग भी क्या चाहेगी? पी बनूँ क्यू बनूँ। सिमिलरली ये भी चाहेगी पी बनूँ क्यू बनूँ, ये भी चाहेगी पी बनूँ और क्यू बनूँ। राइट, सो बारी बारी से हम सारे बेंजीन रिंग की बात करते हैं, सबको बारी बारी लेके चलते हैं। एक बार इसे पी बनाते हैं, एक बार उसे, ऐसे करके। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। पहला, दिस इज योर फर्स्ट बेंजीन रिंग, दिस इज योर सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड। तो पहला पॉसिबिलिटी अपना, फर्स्ट वाले को अपन पी बनाते हैं। ओके, फर्स्ट वाले को क्या बनाते हैं? पी। सो पी कैसा है? वर्टिकल पाइबॉन कहाँ है? राइट में, दिस इज पी। तो अब दो रिंग बची है। ठीक है, तो अब हमें एरोमेटिक होता है ये, मतलब अब पाइबॉन्ड सजाना है। तो यहाँ पाइबॉन्ड आ चुका है, देखो अब पाइबॉन्ड ही हमें भरने इन दोनों रिंग्स में। तो यहाँ पाइबॉन्ड आ चुका है, तो अब यहाँ डायरेक्ट तो आएगा नहीं क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा। तो अब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये। तो ये क्या हमने रिंग बनाया? इसको पी बनाया। और अगर आप ध्यान से देखो तो दूसरी वाली रिंग ऑलरेडी क्यू बन चुकी है। ये दूसरी वाली रिंग जो है वो ऑलरेडी क्या बन चुकी है? क्यू बन चुकी है। ठीक है, देखो क्यू क्यू में क्या है? वर्टिकल पाइबॉन लेफ्ट में है। और देखो वर्टिकल पाइबॉन लेफ्ट में है। कोई बोलेगा यहाँ क्यों नहीं है? अरे ये पाइबॉन दोनों रिंग के लिए तो कॉमन ही है। ये ग्रीन वाली पाइबॉन तो, वर्टिकल वाली ग्रीन वाली पाइबॉन तो दोनों रिंग के लिए क्या है? कॉमन है। तो मतलब अगर ये पी हमने बनाया तो ये ऑटोमेटिक ऑलरेडी क्यू बन गई। ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा बताओ? ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अब हम पहली वाली को क्या बनाते हैं? क्यू बनाते हैं। ठीक है, पहली वाली को हमने क्या बनाया? अब क्यू बनाते हैं हम। ठीक है, अब क्यू बनाते हैं पहली वाली को। तो क्यू में कैसे करते हैं? वर्टिकल पाइबॉन लेफ्ट में। ओके,
सो यहाँ ऐसा ऐसा। तो अब पाई बॉन्ड सजाना है इन दोनों रिंग में, तो अब यहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दोगे, यहाँ इस पोजीशन पे रखोगे तो क्या होगा, 5 बॉन्ड बना लेगा, तो वो हो नहीं सकता यहाँ। तो ये क्या है, ये हमारी क्यू है। क्या ये पी क्यू है? नो, न तो ये पी है न तो ये क्यू है, न तो ये पी है न तो ये क्यू है। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी। अब पहली रिंग की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। देखो पहली वाली रिंग पी भी हो गई और दूसरी पहली वाली रिंग क्यू भी हो गई। दूसरी तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अब दूसरी वाली रिंग को पी क्यू बनाया जाए। यस और नो? दूसरी वाली रिंग को क्या बनाया जाए, पी क्यू बनाया जाए। तो अब दूसरी वाली रिंग को पी क्यू बनाना है हमें, तो हम दूसरी वाली रिंग से पाई बॉन्ड सजाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट से स्टार्ट करो, आप फर्स्ट से स्टार्ट करोगे तो फिर हो नहीं पाएगा। ठीक है, फिर हमें पहला और दूसरा स्ट्रक्चर में से ही आपको कोई मिल जाएगा। तो हमें अब दूसरी वाली रिंग को बनाना है, तो दूसरी वाली रिंग को हम क्या बनाएंगे, एक बार पी एक बार क्यू। अगर आप गौर से देखो तो क्यू ऑलरेडी बन चुकी है, क्यू ऑलरेडी बन चुकी है, तो अब हमें क्या बनाना, बस बस हमें पी बनाना। तो पी कैसे बनेगा, वर्टिकल पाई ऑन राइट में। तो दिखा दो वर्टिकल पाई ऑन राइट में, दैट्स इट। यहाँ यहाँ यहाँ, इज इट क्लियर नाउ? अब इन दोनों रिंग्स में पाई वन से जाना है, तो एक यहाँ पड़ेगा एक यहाँ पड़ेगा, यहाँ दे नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 5 वन बना लेगा। ठीक है, इसीलिए, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, टेल मी। क्लियर है सबको? ओके। और इसमें सजाना है तो एक पाई वन यहाँ आएगा, एक पाई वन यहाँ आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? बताओ बताओ, क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसको हमने क्या बनाया, बीच वाली को क्यू तो ऑलरेडी बन चुकी थी फर्स्ट केस में। अब ये बन चुकी है पी। अगर ये बन चुकी है पी तो इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है क्यू। मतलब दूसरी वाली रिंग जब हमने पी बनाया तो तीसरी वाली ऑटोमेटिक क्या बन गई, क्यू बन गई। नाउ अब चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, देखो पहली वाली रिंग पी बन चुकी है, पहली वाली रिंग क्यू बन चुकी है, पहली वाली रिंग क्यू बन गई, सॉरी दूसरी वाली रिंग क्यू बन गई, दूसरी वाली रिंग पी बन गई। मतलब दो रिंग की तो पॉसिबिलिटी पूरी तरह से खत्म, दोनों एक बार पी एक बार क्यू बन चुकी है, दोनों रिंग एक बार पी एक बार क्यू बन चुकी है। नाउ द टर्न ऑफ थर्ड रिंग, अब तीसरी रिंग की बारी। तो तीसरी रिंग क्या बन चुकी है, तीसरी रिंग क्यू ऑलरेडी बन चुकी है, तो अब तीसरी रिंग क्या बनना चाहेगी, ओनली पी। तो नाउ द लास्ट केस, ठीक है, बताओ क्या होगा। पी बनना चाहेगी तीसरी वाली, तो तीसरी वाली को पी बनाते हैं। देखो तीसरी वाली को पी, पी मतलब वर्टिकल पाइवन राइट में। ठीक है, अब पाइवन इन दोनों में सजाना है, यहीं देना पड़ेगा यहीं देना पड़ेगा। ये क्या हो गई पी, ये न तो पी है न तो क्यू है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। पी नहीं है क्यू नहीं है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी यहाँ भी पी नहीं था क्यू नहीं था, ये पी था और ये क्यू था। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटी है, सारे रिंग्स एक बार पी एक बार क्यू हो चुकी है, तो इसीलिए अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब कुछ भी करोगे तो इन्हीं चारों में से कोई एक आपको मिलता नजर आएगा। सो नाउ देयर इज नो पॉसिबिलिटी। और अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो कितने आर एस एंथ्रासीन के बेंजोनोइड वाले, 4 आर एस। कितने, 4 आर एस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप इसी बेसिस पे आप सेकेंड जो होमवर्क है सेकेंड वाला, जिसमें 4 बेंजीन रहेंगे, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं फिनेंथ्रीन का बताता हूँ, थर्ड वाली फिनेंथ्रीन। ठीक है, दिस इज योर फिनेंथ्रीन। ठीक है, ये अपना फिनेंथ्रीन है। इसके कितने आर एस होंगे, हाउ मेनी आर एस? अगर आपको पहली वाली समझ में आया, अब तक अगर समझ में आया है तो यू हैव टू अटेम्प्ट। ओके, पॉज करो वीडियो को, अटेम्प्ट करो। हाउ मेनी आर एस, वो भी कैसी, बेंजीनोइड फॉर्म में। ठीक है, पॉज करो वीडियो को और अटेम्प्ट करो। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है 5। ओके, 5 आंसर इज द करेक्ट आंसर। 5 आंसर, 5 आर एस। यस, 5 आर एस, नॉट 4, 5 आर एस। ठीक है, कैसे जरा देखते हैं।
देखो जरा ध्यान से देखो, ठीक है, जरा ध्यान से देखो। पहली पॉसिबिलिटी वही कहानी, पहली वाली को पी क्यू कुछ ऐसा ही करना है। तो पहले ये खाली रिंग्स बना लो, पाई वन बाद में रखेंगे। पहले खाली रिंग्स बना लो आप, ठीक है। अच्छा, पहली वाली को हम क्या बनाए, एक बार पी बनाते हैं, ठीक है। तो पी बनाए मतलब वर्टिकल पाई वन राइट में, तो दिस इज योर पी। तो अब अगर ये पी है तो अब पाई वन, इन दोनों में पाई वन सजाना है, तो ऐसा ही पाई वन सजेगा, फिर ऐसा और ऐसा सजेगा, ठीक है। अगर आप गौर से देखो, गौर से, बहुत मन की आंखों से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, मन की आंखों से देखो आप, तो ये आपको, ये पार्ट आपको पी नज़र आ रही है, ठीक है, ये पार्ट आपको पी नज़र आ रही है। और ये बीच वाली पार्ट, बीच वाली पार्ट आपको क्यू नज़र आ रही होगी, आई नज़र क्यू। देखो क्यों, क्योंकि ये पाई वन तो इस रिंग के लिए भी और इस रिंग के लिए भी, फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली रिंग के लिए ये पाई वन कॉमन है। ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ वो पाई वन कॉमन है दोनों रिंग के लिए, मतलब पहली वाली रिंग के लिए वर्टिकल पाई वन राइट में है तो पी हो गया, और दूसरी वाली रिंग के लिए वर्टिकल पाई वन क्या है, लेफ्ट में है, क्योंकि ये कॉमन पाई बॉन्ड है, तो ये क्यू हो गया। और अगर आप और गौर से देखो, और गौर से देखो इसको, इस रिंग को, तीसरी को तो देखो ये वर्टिकल पाई बॉन्ड कहाँ है, राइट में है। और अगर वर्टिकल पाई बॉन्ड राइट में है, क्योंकि देखो, देखो पी कैसा होता है, देखो ऐसा होता है या नहीं होता है, यहाँ दिस इज आवर पी। तो देखो यहाँ ये पाई बॉन्ड कॉमन है तो यहाँ है, या तो आप इसमें लिख दो या तो इसमें लिख दो, ठीक है। तो ये लग रही होगी आपको पी, ये क्या लग रही होगी, पी, मतलब इस तीनों, ये तीनों बेंजेनोइड फॉर्म है, मतलब ये पी, ये क्यू, ये पी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बेंजेनोइड फॉर्म कितने हैं, नंबर, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है, पूछे जा सकते हैं, मतलब छोटे छोटे सवाल, नंबर ऑफ बेंजेनोइड फॉर्म कितने हैं इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में, तो नंबर ऑफ बेंजेनोइड फॉर्म कितने हैं, 3 है, बिकॉज सारा बेंजीन कंटेनिंग कर रहा है, सारा बेंजीन को कंटेन कर रहा है। लेकिन अगर मैं जो ऊपर पढ़ाया मैंने अभी, जो ऊपर कराया, अगर मान लो चौथा मैं पूछूं नंबर ऑफ बेंजीनोइड फॉर्म, नंबर ऑफ बेंजीनोइड फॉर्म तो कितने हैं बताओ, नंबर ऑफ बेंजीनोइड फॉर्म। क्या ये पहली वाली बेंजीन रिंग दिख रही है, नहीं, ना तो ये पी है ना तो क्यू है, तो काहे का बेंजीन रिंग। सिमिलरली सेकेंड पी या क्यू दिख रही है, नहीं, ना ये दिखी ना ये दिखी, तो ना तो ये बेंजीन रिंग है ना तो ये बेंजीन रिंग है, तो ना तो ये बेंजीन, ना तो ये बेंजीनोइड फॉर्म हुआ ना तो ये बेंजीनोइड फॉर्म हुआ। लेकिन हाँ, बेंजीनोइड फॉर्म ये पी है, मतलब इस फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में बस एक ही ऐसा रिंग है जो बेंजोनॉइड फॉर्म का हो, तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ बेंजोनॉइड फॉर्म इज इक्वल टू 1, ओके। लेकिन तीसरा में अगर पूछूं कितने बेंजोनॉइड फॉर्म, तो दूसरे वाले को देखो, दूसरा वाला न तो पी है न तो क्यू है, तो पहला तो बेंजोनॉइड फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन दूसरे वाले को देखो ये पी है और तीसरा वाला क्या है, क्यू है, मतलब ये भी एक बेंजोनॉइड फॉर्म है, ये भी एक बेंजोनॉइड फॉर्म है। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ बेंजीनोइड फॉर्म, नंबर ऑफ बेंजीनोइड फॉर्म, तो आपका आंसर क्या होगा, 2, ठीक है, समझ में आया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे, मतलब आई एम नॉट सेइंग IIT JAM में आएगा, बट टेस्ट वगैरह में पूछ लेता है, ओके। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, अब जरा सोचो, दूसरी पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी हमने कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, पहली वाली रिंग, ये पहली थी ये तीसरी थी, तो पहली वाली और तीसरी वाली को देखे, पहली और तीसरी वाली को, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी नज़र आ रहा है कि पहला पी है तो तीसरा भी पी हो जाए, पहला पी हो जाए तीसरा क्यू हो जाए, पहला क्यू हो जाए तीसरा पी हो जाए, पहला क्यू हो जाए दूसरा, सॉरी, तीसरा भी क्यू हो जाए। मतलब पहला तीसरा रिंग को देखें, पहला तीसरा रिंग को देखें तो ये 4 पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, जिसमें से हमने एक पॉसिबिलिटी बना दी, पहला पी है तीसरा भी पी है, ठीक है। मतलब ये देखो, अब एक बात और देखो, एक बात और देखो, यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये इस फिनैंथ्रीन देखो, फिनैंथ्रीन का स्ट्रक्चर जो है ना वो एंगुलर है, ठीक है, ये एंगुलर है, इट इज़ नॉट कंप्लीट स्ट्रेट। बट नेप्थलीन को आप देख लो,
ठीक है, ये नेप्थलीन था। एंथ्रासीन को देख लो, these all structures are complete straight. Okay, these all structures are complete straight, right or not? But यहाँ पे ये कंप्लीट स्टेट नहीं है, और अगर कंप्लीट स्टेट नहीं है तो आप क्या करो, पहली और तीसरी को पकड़ो, पहली रिंग और तीसरी रिंग को पकड़ो आपको, और उसके बाद पॉसिबिलिटी बनाओ कुछ ऐसे, पी 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 क्यू क्यू पी क्यू क्यू, जो मैंने अभी बनाया है कि पहली पी है तो तीसरी भी पी हो जाए, पहली क्यू है तो दूसरी पी हो जाए, पहली क्यू है तीसरी भी क्यू, पहली पी तीसरी क्यू, 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे। ये कुछ ऐसा ही है, दो क्वाइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, दो क्वाइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स आते हैं, 4, एच एच, टी टी, एच टी, टी एच, याद करो। सेम वैसा ही कहानी यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो हमने पी बना दी पहली, तीसरी भी पी हो गई। नाउ द सेकेंड पॉसिबिलिटी, ये खत्म। सेकेंड पॉसिबिलिटी, पहली को क्यू बनाते हैं, ठीक है, पहली को क्या बनाए हैं, क्यू बनाओ, क्यू कैसे बनेगा, वर्टिकल पाइवन राइट में। और तीसरी को क्या बनानी है, तीसरी को हमें बनानी है क्यू, तो क्यू कैसा बनेगा, वर्टिकल पाइवन लेफ्ट में। तो देखो ये पी बन चुकी है, ये क्यू बन चुकी है, तो अब पाइवन सजाना है, तो क्या यहाँ दे देंगे, नहीं 5-1 बना लेगा, यहाँ दे देंगे, नहीं 5-1 बना लेगा, यहाँ दे देंगे, नहीं 5-1 बना लेगा, तो कहाँ देंगे, यहाँ देंगे, यहाँ कोई 5-1 नहीं बनेगा। ठीक है, ये डॉटर जो हमने दिखाए हैं वहाँ पे हम पाइवन नहीं दे सकते, बिकॉज कार्बन कभी भी 5-1 नहीं बना सकता। ओके, तो एक ये पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी देखो, पहली क्यू हो जाए और तीसरी पी हो जाए। ठीक है, पहली क्या हो जाए, पहली क्यू हो जाए और तीसरी पी हो जाए, तो बनाओ, अब खुद करो, खुद करो। ठीक है, यू कैन डू नाउ। पहली क्यू, पहली क्यू, पहली क्यू बनाओ, पहली क्यू, पहली क्यू, पहली क्यू, पहली क्यू बनाते हैं। ठीक है, पहली क्यू बनाते हैं, देखो पहली क्यू, क्यू मतलब वर्टिकल पाइवन लेफ्ट में, तो यहाँ दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, पहली क्यू, तीसरी पी, तो पी कैसे, ये राइट में वर्टिकल पाइवन, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये क्यू बन गया, ये क्या बन गया, पी बन गया। तो अब कैसे पाइवन दिखाना, क्या यहाँ दिखा दोगे, नहीं 5-1 बना लेगा, क्या यहाँ दिखा दोगे, नहीं 5-1 बना लेगा, क्या यहाँ दिखा दोगे, नहीं 5-1 बना लेगा, तो कहाँ दिखाओगे, वहाँ। ठीक है, समझ में आया, कहाँ दिखाओगे बताओ, कहाँ दिखाओगे, वहाँ। ठीक है, कहाँ, यहाँ, यहाँ दिखाना है पाइवन। ठीक है, ये ग्रीन जो डॉटेड मैंने दिखाया है वहाँ पे पाइवन नहीं दिखाना है, कार्बन 5-1 बना लेगा। अब चौथी पॉसिबिलिटी बची ना, पहली वाली भी क्यू हो जाए और तीसरी वाली भी क्यू हो जाए, तो चौथी पॉसिबिलिटी, ठीक है, पहली क्यू, तो क्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, क्यू बनाने के लिए हमें वर्टिकल पाइवन लेफ्ट में, तो ये क्या बन चुकी है, क्यू बन चुकी है। ठीक है, तीसरी भी क्यू, क्यू मतलब यहाँ पे भी लेफ्ट में। ठीक है, और फिर कैसे, क्या यहाँ पाइवन देना, नहीं 5-1 बना लेगा, क्या यहाँ पाइवन देना, नहीं 5-1 बना लेगा, तो बस एक यही पॉसिबिलिटी बचती है। इज इट क्लियर, एक यही पॉसिबिलिटी बचती है, और हम कहीं कहीं भी बताओ, कहीं भी हम पाइवन नहीं लगा सकते। इज इट क्लियर, ओके। अब देखो जरा गौर से देखना, पहली वाली रिंग और तीसरी वाली रिंग पी क्यू आराम से हो चुकी है, अब वो पहली और तीसरी रिंग पी क्यू पी क्यू क्यू पी क्यू क्यू सब हो चुकी, अब बची बस सेकेंड वाली रिंग। सेकेंड वाली रिंग फर्स्ट में देखो, सेकेंड वाली रिंग ऑलरेडी क्या हो चुकी है, ऑलरेडी क्या हो चुकी है दोस्तों, एक मिनट एक मिनट, सेकेंड वाली रिंग क्या हो चुकी है, यहाँ पे क्यू हो चुकी है, देखो ये ऑलरेडी क्यू हो चुकी है, तो सेकेंड वाली क्या चाहेगी, पी हो जाऊं, सेकेंड वाली क्या चाहेगी, पी हो जाऊं, तो पी कैसे होगा, क्या ये सब आपको पी नजर आ रहा, नहीं, पी कब होता, जब यहाँ जो डॉटेड दिखा है वहाँ पाई बॉन्ड होता, तब वर्टिकल पाई बॉन्ड राइट में आ जाता, वो पी बन जाता है, लेकिन है नहीं, सेम यहाँ भी नहीं है,
यहाँ भी नहीं है, मतलब ये जो तीन स्ट्रक्चर है 2 3 4, इसमें से सेकेंड वाली पी नहीं है, तो इसका मतलब एक केस बचा हुआ है, हमें पी वाला बनाना है, तो पांचवा केस होगा वो, और हमें सेकेंड वाली रिंग को पी बनाना है। ठीक है, तो सेकेंड वाली रिंग को पी बनाते हैं। तो पी कैसे बनेगा, वर्टिकल पाई बॉन्ड राइट में ऐसा, फिर कैसा आएगा ऐसा, फिर कैसा आएगा ऐसा। ठीक है, दैट्स इट, पाई बॉन्ड सजाना था सजा दिया। तो अब ये क्या हो चुकी है, पी। सारे पॉसिबिलिटी खत्म हो गए, आप चेक कर सकते हो, हर रिंग एक बार पी एक बार क्यू एक बार पी एक बार क्यू हो चुकी है, सारे पॉसिबिलिटी खत्म। मतलब कितने आर एस आए, 5 RS, 5 RS फॉर फिनेंथ्रीन। ठीक है, 5 RS फॉर फिनेंथ्रीन। इज इट क्लियर? ओके। और जो चौथा बचा पायरीन वाला, वो इसी कॉन्सेप्ट पे आप पायरीन वाले का भी कर सकते हो। मैं आंसर बता देता हूँ, पायरीन वाले का जो था, पायरीन वाले का 6 RS आएगा। ठीक है, पायरीन वाले का कितने RS आएगा बताओ, 6 RS आएगा। ठीक है, आप कर लेना। ठीक है, नहीं होगा तो मैं दूसरे दिन बता दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, पायरीन वाले का 6 RS आएगा, सेम कॉन्सेप्ट। अब मुझे पढ़ाना है थोड़ा आगे, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, वरना टाइम जाएगा। ओके, मैं दूसरे दिन पायरीन का बता दूंगा अगर नहीं हुआ तो। ओके, डोंट वरी। ओके, हमने कितने केसेस देख लिए थे बताओ, हमने 3 केसेस देख लिए थे, पाई पॉजिटिव, पाई लोन पेयर, पाई नेगेटिव, और पाई पाई कॉन्जुगेशन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हमने सीख लिया। अब 2 केसेस बचती है, जिनमें पहला केस है पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन। ठीक है, चौथा केस आप मान सकते हो पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन, राइट और नॉट, टेल मी। ठीक है, क्या बचती है बताओ, पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन। ठीक है, पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन। चौथा कौन सा है, चौथा चौथा है जी पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन। ओके, केस 4। केस 4 पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन। या आप इसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और कार्बन पे रेडिकल भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये केस हमें पढ़ना था। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैं एक ही तरीका बता देता हूँ आपको, सेम एज पॉजिटिव, सेम एज पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन। इसका याद करो, सबसे पहले हमने इसी का पढ़ा था। ठीक है, जैसे इसके बनाए थे ना, वैसे ही आपको बनाने हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मान लो ये है, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो इस बार एरो का बस थोड़ा ध्यान रखना आप। ठीक है, ये रेडिकल है, रेडिकल्स के लिए हम कंप्लीट एरो नहीं यूज़ करते हैं, फिश हुक एरो यूज़ करते हैं। और फिश हुक एरो कुछ ऐसा होता है, या तो ऐसे या तो ऐसे, ज़रूरत पड़ने पे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये वाली एरो रेडिकल्स वाली केस में यूज नहीं होती है। ये वाली एरो कब यूज होती है, जब हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज करते हैं, मतलब केटायन और एनायन बनता है, देन। रेडिकल्स के केस में हमेशा कौन सा यूज एरो होता है बताओ, फिश हुक एरो। ओके, अब देखो कैसे होगा इसका कॉन्जुगेशन, कुछ नहीं करना है, सेम एज पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 2 3 से पाई 1 शिफ्ट कर दो 1 2 के बीच, और रेडिकल को भेज दो 3 पे, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे देखो, हुआ क्या होगा, यहाँ से पाई 1 मतलब होमोलिटिकली क्लीव हुआ होगा, होमोलिटिकली ब्रेक हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे था ही, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आए होंगे। होमोलिटिकली क्लीवेज से क्या होता है, जिसका जिसका इलेक्ट्रॉन रहता है उस पे चला जाता है, जिसने शेयर किया होता है इलेक्ट्रॉन्स को, फिर से उसके पास वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। बताओ, यही होता है होमोलिटिक क्लीवेज में। और ये पाई बॉन्ड और ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में
क्या कर लेंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो ये क्या बना लेंगे, ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। ये देखो मैंने इधर एक एरो दिखाया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुआ और ये इलेक्ट्रॉन इस इसके साथ कपल हो गया। ठीक है, जब दो रेडिकल होते हैं ना, जब दो रेडिकल होते हैं आसपास में, ये कार्बन पे ये कार्बन पे, तो कपल करने के लिए ऐसे दिखाते हैं, एक को इस तरफ और एक को ऐसे। ठीक है, यहाँ से बन जाती है क्या, यहाँ से बन जाती है कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, कुछ ऐसे दिखाते हैं, तो वही मैंने दिखाया। ठीक है, खैर हम डायरेक्ट अब बनाएंगे, मैंने आपको बता दिया एरो यूज़ करना होता है, बट यू कैन ड्रॉ डायरेक्टली। ओके, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ठीक है, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। जैसे मान लो ये आ जाए, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं बेंजाइल रेडिकल के, तो कैसे बनाएंगे, सेम वही। देखो ये 1 है, ये 2 है, इस इधर कॉन्जुगेशन है, इधर तो कॉन्जुगेशन है नहीं, सिंगल फिर से सिंगल, तो कॉन्जुगेशन है नहीं, तो इसी डायरेक्शन में है। तो अगर इसी डायरेक्शन में है तो क्या होगा, 2 3 से, ये 3 था मान लो, तो 2 3 से पाई बॉन्ड शिफ्ट होके 1 2 के बीच, और 3 पे रेडिकल, दैट्स इट। फिर से ये रेडिकल इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है ना, तो अगेन वो करेगा रेजोनेंस। यहाँ आ गया CH2, फिर करेगा इस पाई बॉन्ड के साथ, यहाँ आ जाएगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, ओके गुड। फिर ये इस पाई बॉन्ड के साथ करेगा, इस पाई बॉन्ड के साथ, तो क्या हो जाएगा बताओ, फिर से CH2 पे रेडिकल और यहाँ पे पाई बॉन्ड। ठीक है, तो कितने RS हो गए, 1 2 3 4 5, 5 RS। ओके, और भी कुछ मैं देता हूँ, आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, आप अटेम्प्ट करो, पांचों करो, देन हमारा पायरेटिकल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, बनाओ जल्दी। ओके, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, सो मैं बता रहा हूँ पहले का सॉल्यूशन, यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, पहला वाला देखो, क्या रेडिकल बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेटेड है क्या, तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेशन ही नहीं है, बीच में क्या आ गया, sp3, बीच में क्या आ चुका है, sp3। यहाँ पे p में रेडिकल है, लेकिन इधर sp3 है, और sp3 पे कौन सा p होता है, लेकिन यहाँ p है, यहाँ p है, ये पक्का ही। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, 3 p ऑर्बिटल्स आ गए पैरेलल, तो कॉन्जुगेशन हो गया, तो इतने ही दूर क्या है, रेजोनेंस वाली फेनोमेनन है। ठीक है, इतने ही दूर क्या है, रेजोनेंस वाली फेनन है। हाँ, वो अलग बात है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो जाएगा, बट रेडिकल डिलोकलाइज होगा इसी यूनिट में, न कि बेंजीन रिंग के यूनिट में। इज इट क्लियर, ओके। यहाँ जाएगा और ये यहाँ। ठीक है, ये पहले का सॉल्यूशन हुआ आपका। दूसरा देखो, ये रेडिकल इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है और इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है,
दोनों के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। तो दूसरा में हमें क्या मिलेगा बताओ, जो पाई बॉन्ड के साथ नहीं करवा, लेट से हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो ये पाई बॉन्ड एज इट इज क्या होगा, यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड और ये रेडिकल यहाँ आ जाएगा। और एक और पॉसिबल एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, आप एरो का साइन दिखा लेना, यहाँ से ऐसे एरो का साइन दिखा लेना। और इसी से एक और गंगा, एक यमुना निकली, एक गंगा निकली, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में बोल रहा है हम जाएंगे और इस डायरेक्शन में भी, तो एक गंगा एक यमुना, यमुना निकाल दिया लेट से, अब गंगा निकाल लो, ठीक है। अब किस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में, तो ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये यहाँ, ये इज इट क्लियर, ओके। तीसरा, तीसरा में कोई रेजोनेंस होगा क्या, नहीं, देखो इधर भी sp3 है, ये sp3 है भाई, sp3 पे कौन सा p, इधर भी sp3 है, sp3 पे कौन सा p, ये बेचारा p में तो है रेडिकल, लेकिन इसके बगल में कोई p है नहीं कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन लाने के लिए, ठीक है, बगल में पड़ोसी तो होना चाहिए ना कॉन्जुगेशन के लिए, इसका पड़ोसी p वो है ही नहीं, sp3 पे कौन सा p, सारे p तो इन्वॉल्व हो चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो कौन सा p होगा sp3 पे, नहीं होगा, तो मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो कोई रेडिकल का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। फोर्थ देखो, फोर्थ में भी बोल रहा है दोनों तरफ जाएंगे, यमुना निकालो गंगा निकालते रहो, ठीक है। क्या होगा बताओ, एक बार पाइबॉन यहाँ मूव करेगी, ये पाइबॉन के साथ रेजोनेंस होगा, ये यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल पहले से था, तो क्या हुआ, दोनों ने कंबाइन करके क्या कर लिया, पाइबॉन बना लिया, यहाँ रेडिकल और ये एज इट इज। सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें रेडिकल ऊपर वाली पाइबॉन के साथ क्या करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा, ठीक है, कॉन्जुगेशन करेगा, बोलो समझ में आ रहा है क्या आपको, ओके, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा रेडिकल, ये पाई बॉन्ड एज इट इज था, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज होंगी, तो कितने आर एस, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, 3 RS, ठीक है, 3 RS, इज इट क्लियर, ओके। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में भी वही कहानी है, सेम दो निकलेगा यहाँ से, एक बार मैं इस डायरेक्शन में करवा देता हूँ फिर उस डायरेक्शन में, ठीक है। देखो इस डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा पाइबॉन, इस पे आ जाएगा रेडिकल, अब 1 2 3 कर लो, 2 3 से पाइबॉन को शिफ्ट करवा दो 1 2 के बीच, और 3 पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, 3 पे हमने रेडिकल दिखा दिया। एक और पॉसिबिलिटी है जब ये रेडिकल इस डायरेक्शन में करे रेजोनेंस, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे पाइबॉन आ जाएगा, देखो ये 1 है ही, अब इस डायरेक्शन में 2 3 आप मान लो, तो 2 3 से पाइबॉन शिफ्ट हो गए कहाँ, 1 2 के बीच, 1 2 के बीच आ गया, ये 2 था ये 1 था, और 3 पे क्या, रेडिकल, ये पाइबॉन को नहीं छेड़ा एज इट इज, ऊपर वाले में इस पाइबॉन को हमने नहीं छेड़ा था तो वो भी एज इट इज, ठीक है। सो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से मिल जाएंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इज इट क्लियर, ओके। तो हमारा ये पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन खत्म होता है, ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो भी आएगा आप इतने में, इतने से ही अपना काम हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की इस पर ज़रूरत है नहीं। सो अपना पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन खत्म होता है, ठीक है, ओके। नाउ केस कितने की, केस 4 हो गया ना, अब केस 5, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक या साउंड आ रहा होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, बिकॉज़ मेरे रूम का विंडो आज पूरा ओपन है, तो बसेस और कार्स की साउंड आ सकती हैं, तो उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है, ओके, ठीक है। क्या अब केस 5 लास्ट केस हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज बैक बॉन्डिंग टाइप, ठीक है। ये भी रेजोनेंस हमने देखा था, बोलो, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी देखेंगे, बैक बॉन्डिंग टाइप, रेजोनेंस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बैक बॉन्डिंग टाइप रेजोनेंस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे मान लो, ठीक है, एक एग्जांपल,
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ बैक बॉन्डिंग है या नहीं, ठीक है। तो वो इसीलिए मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाए थे, उस पर भी क्वेश्चंस भी करवाया था, तो आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने बताया था बैक बॉन्डिंग के लिए लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट पी या वेकेंट डी। तो देखो इसके पास है लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, और कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या है बताओ, उसके पास एक वेकेंट पी है, ये भी लोन पेयर पी में चला जाएगा, ये ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड बना सकता है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना है आपको, इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। पाई में कन्वर्ट हो गया लोन पेयर अपना डोनेट किया ऑक्सीजन, इसीलिए इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सो ये एक और ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। 1 and 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, ठीक है। ऐसे ही बनता है, बस पाई बॉन्ड बना देना है, ठीक है। जिसने लोन पेयर दिया वो क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव। और अगर पहले एक्सेप्ट करने वाले पे पहले से पॉजिटिव है तो वो न्यूट्रल रह जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन पे पहले से पॉजिटिव था, तो इस कार्बन पे हमने कोई चार्ज नहीं दिया, लेकिन ऑक्सीजन न्यूट्रल था, उसने दिया, तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ओके। 1 and 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मान लो एक और अगर मैं आपसे पूछूं इसका, तो क्या होगा बताओ। ये लोन पेयर बस ऐसे पाई में देखो है ना बैक बॉन्डिंग, बस पाई में बना दो, बैक बॉन्डिंग वाला पाई बॉन्ड बना देना है, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ये, तो हाँ यहाँ भी होगा, देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, बैक बॉन्डिंग, बस पाई बॉन्ड बना दो, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्लियर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया क्या, नो आर एस। यहाँ पे नो आर एस होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेशन ही नहीं है। क्या बैक बॉन्डिंग दिख रहा है क्या, नहीं, लोन पेयर तो यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज दूसरी दुनिया में है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे तो नो बैक बॉन्डिंग, यहाँ नो बैक बॉन्डिंग। और अगर नो बैक बॉन्डिंग तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। किसी और के साथ कॉन्जुगेशन है इस पॉजिटिव चार्ज का, नहीं, बगल में sp3, इधर भी sp3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। sp3 कोई पी अवेलेबल है नहीं है, किसी के साथ कॉन्जुगेशन भी नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे कोई आर एस हम नहीं बना सकते, ओके। इसका आर एस बनेगा क्या, हाँ बनेगा, बनेगा। ये भी याद करो, ये भी क्या है, ये भी है बैक बॉन्डिंग टाइप, ये भी है क्या, बैक बॉन्डिंग टाइप। देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, और पी हमने बताया था लोन पेयर या नेगेटिव देन सिंगल, और पी मिल जाए या डी मिल जाए, ये कंडीशन अगर कहीं दिख गया तो वो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग का केस हो जाता है। और यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज पी में गया, दोनों ने ओवरलैप किया, बस पाई बॉन्ड बनाना होता है। ऑक्सीजन अब बन जाएगा डबल बॉन्ड, बोरोन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो चार्ज की बात रही, तो ऑक्सीजन पहले कैसा था, नेगेटिव, अगर उसने दिया तो उस पर क्या आया होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल, मतलब ऑक्सीजन पे नो चार्ज। बोरोन की बात करते हैं, बोरोन कैसा था, न्यूट्रल, उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किए, मतलब उस पर कैसा आएगा, नेगेटिव। वैसे भी आप देख सकते हो बोरोन के आउटर मोस्ट में, यहाँ देखो आउटर मोस्ट मतलब जितना उसने शेयर किया बस उसी को काउंट करना होता है। बोरोन का आउटर मोस्ट देख रहा हूँ ना मैं, या आप देख रहे हो, तो कैसे काउंट करते हैं, जितना शेयर किया बोरोन ने वही काउंट करो। तो एक दो यहाँ शेयर किया होगा, एक यहाँ शेयर किया होगा, तीन। अब इसमें काउंट करो आप, एक, दो, तीन, और ये चार। होने कितने चाहिए बोरोन के आउटर मोस्ट में, तीन, यहाँ कितने हैं, चार। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसीलिए क्या आया है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है उसके आउटर मोस्ट से तो पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर। CH2 नेगेटिव
PPH3 पॉजिटिव। यहाँ कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा क्या? हाँ बिल्कुल बनेगा। देखो कैसे बनेगा, बताओ, अब तो बता दो। देखो नेगेटिव चार्ज, देखो नेगेटिव चार्ज है यहाँ, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ क्या है, डी ऑर्बिटल। ये नेगेटिव चार्ज गया पी में, नेगेटिव चार्ज में भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे यार, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसीलिए तो चार्ज आता है, तो वो भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, तो वो पी में गया लोन पेयर की तरह, और फिर वो डी के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, पी पाई डी पाई बैक बॉन्ड यहाँ हो जाएगा क्या, पी पाई डी पाई, कौन सा, कार्बन का टू पी, तो इसीलिए टू पी पाई, फॉस्फोरस का 3D, तो इसीलिए 2p पाई 3D पाई बैक बॉन्ड बनेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड PPPH3, और यही अपना क्या था, विटिक रिएजेंट था, यही क्या था, विटिक रिएजेंट। विटिक रिएजेंट के कितने आरएस होते हैं, दो, पहला दूसरा, ठीक है। अब देखो चार्ज की बात, कार्बन कैसा था, नेगेटिवली दिया तो पॉजिटिव आया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल। फॉस्फोरस पे कोई चार्ज आएगा क्या, पहले से क्या था पॉजिटिव, लेगा क्या आएगा नेगेटिव, पहले से पॉजिटिव नेगेटिव लिया मतलब न्यूट्रल। वैसे भी फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, दो डबल बॉन्ड है, डबली बॉन्डेड से तो 2 बॉन्ड हो गए, और 3 फिनाइल रिंग से मतलब 3 बॉन्ड, तो 2 3 5, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना के न्यूट्रल रहता है, ठीक है। बताओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो इसमें बैक बॉन्ड दिख रहा है क्या, हाँ नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, और इसके पास क्या है, डी ऑर्बिटल, ये चला जाएगा पी में, ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा, और क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, सल्फर ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखो पक्का ही आएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज, क्यों, जरा सुनना ध्यान से, देखो नेगेटिव चार्ज क्यों आए, जरा सुनना ध्यान से। ऐसा था ना, अभी सल्फर कितने बॉन्ड बना रखा है, दो, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6, अगर 2 बॉन्ड बना रखा है मतलब 2 शेयर किए होंगे, तो बचे कितने, 4, 4 मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर। तो अभी सल्फर के आउटर मोस्ट को काउंट करो, तो 2 लोन पेयर, तो 2 2 4, एक इधर शेयर किया 5, एक इधर शेयर किया 6, ठीक है, 5 और ये 6, 6 शेयर कर दिया, और 6 है उसके आउटरमोस्ट में, अभी भी नजर आ रहा है, होना भी चाहिए, 6 ही होता है आउटरमोस्ट में, तो इसीलिए न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो देखो क्या लोन पेयर पे हमने सल्फर का लोन पेयर यूज किया क्या डोनेशन वगैरह में, नहीं, लोन पेयर जैसा था वैसा ही रहा, तो लोन पेयर अभी भी 2 मौजूद है, बस यहाँ पाइबॉन बन चुका है, लोन पेयर 2 अभी भी मौजूद है, क्योंकि इस सल्फर के लोन पेयर के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की। अब देखो होने कितने चाहिए सल्फर के आउटर मोस्ट में, 6, लेकिन अब देखो 7 हो गए हैं, कैसे, देखो 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में ये 5वां, ये 6ठा, और ये 7वां, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए क्या हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, इज इट क्लियर। CH2 नेगेटिव F, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे क्या, बताओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे क्या, नहीं नहीं होंगे भाई, ये किस पीरियड का है फ्लोरीन, बताओ, फ्लोरीन बिलोंग्स टू, फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, एंड इफ फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, देन फ्लोरीन हैज नो वेकेंट डी ऑर्बिटल लाइक सल्फर फास्फोरस, ओके, फ्लोरीन हैज नो वेकेंट डी और नो वेकेंट पी, कोई वेकेंट पी कोई वेकेंट डी नहीं होता है। आप फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन लिख सकते हो, क्या आता है बताओ, 1s2 2s2 2p बताओ क्या आता है, 2p5, पी अगर कोई सोच रहा है कि पी तो खाली हो सकता था, लेकिन नहीं है खाली यार, 2p5 आप भरो, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो देखो सारे फील्ड है, मतलब खाली तो है ही नहीं, तो नहीं है कोई भी इसके पास, नो वेकेंट पी। मैंने ऐसे क्वेश्चन भी करवाए थे, इसमें बैकबॉन्ड है या नहीं, रेजोनेंस है या नहीं, तो बैकबॉन्डिंग टाइप नहीं है इसमें, रेजोनेंस भी नहीं है, नो वेकेंट पी नो वेकेंट डी, ठीक है, तो यहाँ पे कोई आरएस नहीं बनेगा, ओके। लेकिन फ्लोरीन के जगह पे अगर मैं गलती से क्या ला दूँ, क्लोरीन ला दूँ Cl, तब पक्का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा पक्का, बताओ बताओ बताओ, इसके पास क्या है,
वेकेंट डी ऑर्बिटल ये गया पी में और इसके साथ पाई बॉन्ड बनाया तो क्या बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड। देखो Cl न्यूट्रल था, जैसे ही पाई बॉन्ड आएगा सेम सल्फर की तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आप काउंट करके देखना, 3 लोन पेयर एज इट इज रहेगा क्लोरीन पे, 3 लोन पेयर एज इट इज, तो 3 लोन पेयर ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आया तो उसका 4 ये 5 मतलब ये 6। देखो 3 लोन पेयर तो एज इट इज रहेगा, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होता है, उसके लोन पेयर से हमने कोई छेड़खानी नहीं की तो वो लोन पेयर तो एज इट इज रहेगा क्लोरीन पे। और 2 पाई बॉन्ड है तो उसमें से आउटर मोस्ट काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे बताओ, 3 2 5 सॉरी 6 और 2 8 हो जाएंगे ना। 3 लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 बॉन्ड वाला आउटर मोस्ट बस काउंट करना है तो 6 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो एक ज़्यादा हो गया ना। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना होता है 7, 8 हो गए तो मतलब एक ज़्यादा आ गया, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज आया है। इज इट क्लियर? इसका कोई RS पॉसिबल है क्या बताओ? हाँ है पॉसिबल, देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट पी, इसके पास है लोन पेयर, यहाँ है वेकेंट पी, ये दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ से बन जाएगा NH2 डबल बॉन्ड BH। लोन नाइट्रोजन कैसा था न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल था तो उस पर क्या आएगा पॉजिटिव क्योंकि उसने डोनेट किया। बोरोन कैसा था, बोरोन न्यूट्रल, इसने भी लिया तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, बताओ। देखो इसमें 2 RS होंगे, दो और RS होंगे, कैसे देखो, इसके पास दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है मानते हो, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये जो पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल इस लोन पेयर से भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है। देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, और इस लोन पेयर से भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज या वेकेंट पी ऑर्बिटल, बैक बॉन्डिंग दोनों तरफ से हो रहा है, मतलब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। या तो ये ऑक्सीजन डोनेट कर दे या तो ये ऑक्सीजन डोनेट कर देगा, ये डोनेट करेगा तो ये बनेगा, और एक और ये वाला ऑक्सीजन अगर डोनेट करेगा, पहला वाला डोनेट किया तो ये बन गया, और ये लेफ्ट वाली ऑक्सीजन अगर डोनेट कर दे तो ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब कितने RS, 3 RS हो जाएंगे। ठीक है, 3 RS। इज इट क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसा, जैसे मान लो, एक और करवाता हूँ आपसे। ठीक है, ये है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ देखो बैक बॉन्डिंग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर चला जाएगा पी में, ये ओवरलैप करके और क्या बना लेगा बताओ, पाई बॉन्ड बना लेगा। अरे पाई बॉन्ड बना लेगा ना, तो यहाँ आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये तो जब इस फॉर्म में दिया हो तो हम ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे, जब पहली वाली फॉर्म दी हो हमें तो हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पहली वाली फॉर्म ना देके हमें सेकेंड फॉर्म दिख जाता है कहीं, ठीक है, सेकेंड फॉर्म, तो ऐसा नहीं कि हम उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, बना सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाली फॉर्म हमें दिख जाती है, मतलब यही दिख जाएगी आपको, तो ऐसा नहीं कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, बना सकते हैं। बस इस पाई को आप ऊपर की तरफ खोल दो, तोड़ दो पाई को ऊपर की तरफ, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव और ये OH, मतलब ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम मान नो, इक्विलिब्रियम वाली कहानी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था हाइपोथेटिकल, और इक्विलिब्रियम रियल चीज़ों के लिए एग्जिस्ट करता है, न कि हाइपोथेटिकल के लिए। तो ऐसा मत समझना कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, नो। जब ये दिया हो तो ऐसा बना सकते हैं, और जब इस फॉर्म में दिया हो तो हम ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जांपल्स मैं आपको करवाता हूँ। जैसे ये है, तो अगर इस बार पाई बॉन्ड को हमने इधर लाया तो क्या हो जाएगा,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और देखो मैंने 4 रूल्स बताए थे कल, 3 रूल, और सबसे पहली क्लास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का की पहली क्लास में मैंने एक रूल बताए थे। पहला रूल क्या था कि पोजीशन ऑफ एटम फिक्स है, तो देखो अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे तो पोजीशन ऑफ एटम फिक्स है। दूसरा रूल क्या था कि क्या था बताओ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो यहाँ भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, यहाँ भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। ठीक है, और क्या था बताओ, एडजेसेंट पे पॉजिटिव नेगेटिव हो तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात है ही नहीं, मतलब सारे रूल्स फुलफिल हो रहे हैं, तो ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अगर दूसरी वाली फॉर्म दे, ये वाली फॉर्म दे, तब भी हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और अगर ये वाली फॉर्म दे तो हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसा है, नो, दिस इज नॉट मीन। ये अलग अलग दे सकता है, अगर ऐसा दिया है तो ऐसा बना लोगे, ऐसा दिया है तो ऐसा बना लेना है आपको। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये थी अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कहानी। कुछ और अगर करना चाहोगे तो मैं बता देता हूँ आपको। ओ नेगेटिव, ठीक है, पी सी एच थ्री पॉजिटिव, इसका बनेगा क्या? हाँ बनेगा, देखो कैसे बनेगा, सिंपल है, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज पी में जाएगा, इसके पास है वैकेंट डी, ये ओवरलैप कर करके बना लेगा पाई बॉन्ड पी डबल बॉन्ड ओ, CH3, यहाँ पे CH3। ऑक्सीजन पहले से नेगेटिव था, उसने दिया, वो न्यूट्रल हो जाएगा। फॉस्फोरस पहले से पॉजिटिवली चार्ज था, लिया, उस पर नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, कैंसल आउट, और वो बन गए न्यूट्रल, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ पे एक और CH3 कर लो, तब पॉजिटिव आएगा फॉस्फोरस में। ठीक है, एक और पॉजिटिव कर लो, एक और CH3 कर लो, ठीक है, तब ना आएगा पॉजिटिव फॉस्फोरस पे। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 होंगे, तब 1, ये 2, ये 3, ये 4, और आउटर फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5, 4 हो गए ना यहाँ पे, तो एक कम हो गया, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर मैं 2 देता तो वो 3 बॉन्ड बना के न्यूट्रल रहता, इसीलिए 2 CH3 से हमने 3 CH3 कर दिया। ठीक है, और आप बना सकते हो, और एग्जांपल एक मैं करवाऊँ आपको। याद करो ये क्या है, दिस इज बोडाजीन। ठीक है, या इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक का बेंजीन। ठीक है, देखो कैसे बनता है इनऑर्गेनिक का बेंजीन, देखो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है, वैकेंट पी, सिमिलरली इसके पास लोन पेयर है, इसके पास है वैकेंट पी, इसके पास है वैकेंट पी, इसके पास है लोन पेयर, तो इसके वैकेंट में ये नाइट्रोजन डाल दे, इसके वैकेंट में ये नाइट्रोजन, और इसके वैकेंट में ये नाइट्रोजन, तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर आपको मिलती नजर आएगी, एन एन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी है, ये भी बी है, यहाँ पे एन, और ये कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक जुड़ा है, इस नाइट्रोजन से भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इस नाइट्रोजन से भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है, सिमिलरली यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है। नाइट्रोजन न्यूट्रल था, उसने दिया पॉजिटिव, बोरोन न्यूट्रल था, उसने लिया, तो क्या आ जाएगा बताओ, बोरोन के पास भी एक हाइड्रोजन होंगे ना? हाँ होंगे, क्योंकि बोरोन भी तो 3 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए तो क्या होता है फॉर्मूला, N3B3H6, यही होता है ना बोडाजीन का फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन 6 है, मतलब नाइट्रोजन के पास भी है और हाइड्रोजन बोरोन के पास भी है। ठीक है, तो बोरोन के भी दिखा दिया, बोरोन पहले न्यूट्रल था, इसने 4 बॉन्ड बना लिया नेगेटिव, बोरोन जब जब 4 बॉन्ड बनाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो देखो ये बेंजीन की तरह लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ कार्बन नहीं है, अगर कार्बन होता हर जगह तो ऑर्गेनिक बेंजीन, ये कार्बन नहीं है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन 3 नाम से बुलाया जाता है, इधर बोराजीन और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेंजीन, और बोराजोल भी बोला जाता है इसे। ठीक है, बोराजोल भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये अपनी बैकबॉन्डिंग वाली कहानी थी। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो करके बताओ।
ठीक है, एक क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड? ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, ये आपको बताना है किस में, किस किस केस में, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन। पॉजिटिव चार्ज का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, बताओ किस में, किस में। जल्दी अटेम्प्ट करो इसे, जल्दी। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो बता दोगे। ठीक है, क्या है आंसर बताओ। अगर आपका आंसर, अगर आपका आंसर डी है तो करेक्ट हो। डी ही ऐसा है जहां पे पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, अदरवाइज कहीं भी डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन देखते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, मैं मानता हूं अगर आप फंसे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो और सीखो, इसके बाद मत फंसना। ठीक है, देखो पहला ये है ना, क्या है, NH3 पॉजिटिव। ठीक है जी, एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज कब डिलोकलाइज होगा, जब पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ एक वेकेंट पी होता है। ठीक है, अच्छा सुनो, जब ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होता, सुनो ध्यान से सुनो, जब ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होता, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे वेकेंट है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो ये कॉन्जुगेशन है, तीन पी ऑर्बिटल पैरेलल आ गए तो कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। यहाँ पे आराम से पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकता है, डिलोकलाइज कर सकता है। हाँ या ना, कर सकता है ना। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ पे पी ऑर्बिटल तो है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल तो है, लेकिन क्या यहाँ पे पी ऑर्बिटल है क्या, नहीं, ये sp3 है। मैंने बताया था आपको पिछली क्लासेस में भी, कार्बन पे पॉजिटिव मतलब कार्बन पे एक वेकेंट पी है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव इसका मतलब ये नहीं कि इस पे वेकेंट पी है। नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना रखा है, अगर चार बॉन्ड बना रखा है और तब उसके पास क्या है, लेट से हाइड्रोजन के साथ चार बॉन्ड बना रखा है या किसी और भी चीज़ के साथ चार बॉन्ड बना रखा है, हाइड्रोजन के साथ भी या किसी और के साथ भी, और तब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, चार बॉन्ड बनाने के बाद आता है ये पॉजिटिव चार्ज, तो वहाँ पे नो पी, कोई पी नहीं होता वहाँ पे, वो sp3 बन चुका है यार, और sp3 पे कोई पी नहीं होता है। तो अगर कोई पी नहीं है तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज तो कॉन्जुगेशन में होगा ही नहीं, ये तो sp3 है, यहाँ पे तो कोई पी है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो कोई पी है ही नहीं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ही नहीं है पॉजिटिव चार्ज का, और अगर पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो रेजोनेंस कहाँ से होगा पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज कैसे होगा, बताओ आप ही। दुनिया कैसे एक्सप्लेन करती है मैं बताता हूँ, और आप भी समझ जाओगे इस ट्रिक से। ठीक है, देखो दुनिया एक्सप्लेन ऐसे करती है, ऐसे कि आप डिलोकलाइज करवा के देख लो, देख लो डिलोकलाइज करवा के, तो आप बोलोगे हाँ ये हमको भी समझ में आया।
ठीक है, ऐसा यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये ऐसा ये ऐसा, ठीक है, डीलोकलाइज करवा के हमने देख लिया। तो आप बोलोगे, तो मैं बोलूँगा देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना लिया, 5 बॉन्ड, जो कि कभी ज़िंदगी में पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या बना लिया, 5 बॉन्ड। अगर आपने इसका डीलोकलाइजेशन करवाया तो दुनिया ऐसे बताती है। लेकिन भाई एक बात बताओ, ये डीलोकलाइजेशन करके जो एक्सप्लेन करते हो या डीलोकलाइजेशन करवा के जो एक्सप्लेनेशन देते हो, क्या ये सही तरीका है क्या? नहीं। अरे डीलोकलाइजेशन तब होगा ना जब वो डीलोकलाइज करने के लायक हो। एक बात बताओ यार, रामू का बेटा पैदा ही नहीं हुआ और रामू का बेटा आईएएस है, कैसे भाई कैसे? रामू का बेटा पैदा ही नहीं हुआ और रामू का बेटा आईएएस है, ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, और आप बोल रहे हो कि कॉन्जुगेशन करवा के देख लो। अरे जब कॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकता तो ये एक्सप्लेनेशन फर्जी है ना, ये गलत एक्सप्लेनेशन है, ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन से समझ में आया होगा आपको, हाँ अब समझ में आ गया कि नहीं हो सकता डीलोकलाइज, नाइट्रोजन 5 बार नहीं बना सकता, सही बात है। अरे भाई लेकिन पहले ये डीलोकलाइज भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बट बताती है दुनिया बच्चों को समझाने के लिए, सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये ऊपर वाला है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस पे कौन सा पी होगा भाई, ठीक है। इज इट क्लियर? सेम यही देखो, सेम वही कहानी बी में भी देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव, एक लोन पेयर यहाँ भी रहे, क्योंकि 2 लोन पेयर रहता है तो एक लोन पेयर तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन देखो आप, sp3 नो पी, नो पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ऑक्सीजन का क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3 मतलब कोई पी नहीं है, कोई पी तो पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन कहाँ से होगा यार, आप ही बता दो, नहीं होगा ना। थर्ड, सिमिलरली थर्ड को देखा तो देखो ये नाइट्रोजन, अब बोलोगे कि ये पाई बॉन्ड के साथ नहीं कर रहा है, अरे नहीं कर रहा है भाई, देखो ये sp3 है यार, 4 बॉन्ड बना रखे हैं इसने, 1 2 3 4, ये sp3 है, sp3 पे कौन सा पी होता है? और फर्जी एक्सप्लेनेशन देखना चाहोगे तो फर्जी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ मैं आपको, ये यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये फर्जी एक्सप्लेनेशन। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है जो कि पॉसिबल है नहीं, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं कर सकता है। समझ में आया? लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, सही एक्सप्लेनेशन ये है कि नाइट्रोजन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके पास तो कोई पी है नहीं, तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है पॉजिटिव चार्ज का, और अगर कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो वो कहाँ से डीलोकलाइज होगा? दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वो गलत एक्सप्लेनेशन है, लोग ऐसे बना के दिखाते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट, ओके। रामू का बेटा पैदा ही नहीं हुआ और रामू का बेटा आईएएस है, मोहल्ले में चल रहा है रामू का बेटा आईएएस है, और पता चलता है कि रामू का बेटा तो पैदा ही नहीं हुआ, कैसे भाई, कैसे वो आईएएस बन गया? ठीक है। अब आपको मन में लग रहा हो कि फिर डी कैसे है, डी का डी कैसे है, डी भी तो देखो, अब देखो देखो देखो, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp3 नहीं है। कई लोग बोलेंगे ठीक है इस पाई बॉन्ड के साथ करवा ले, इस पाई बॉन्ड के साथ करवाएगा तो तेरे को भी तो 5 बॉन्ड मिल जाएंगे, नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड मिल जाएंगे, वो लेफ्ट वाली पाई के साथ करवाओगे, ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा पाई, ये 5 बॉन्ड। लेकिन भाई हम इस पाई बॉन्ड के ये पाई बॉन्ड के साथ हम क्यों करवाए? मैंने आपको बताया था ना, मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताया है ना यार, कि अगर आपको कहीं पे ऐसा मिल जाए, जैसे ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, तो हम इस पाई बॉन्ड को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट करवा के एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन, और ये बन जाएगा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाली पॉसिबल है। तो अगर इस पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट करवा दें नाइट्रोजन पे, अगर इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करवा दें नाइट्रोजन पे, तो देखो देखो क्या होगा, ये NH, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ, फिर यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ, मतलब कूद कूद के इसका रिलोकलाइजेशन होगा इस पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है डिलोकलाइजेशन, है, यही करेक्ट आंसर है इस पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि जैसे ही ये खुला, जैसे ही इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ आ गया, जैसे ही आपने क्या बनाया,
बैक बॉन्डिंग वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पे है, समझ में आया, ABC में किसी में भी नहीं था, वहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा था, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, आई होप। ओके, तो ये टॉपिक खत्म हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हमने बहुत सीखा, आपने भी सीखा, ठीक है, आपको मैंने सिखाया, बहुत सीखा। अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया था कुछ टर्म्स होते हैं जैसे मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर या मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का 3 नाम होता है, या तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोल दो, या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल दो, या तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल दो, तीनों में से कुछ भी बुला दो। तो मान लो कोई कंपाउंड, ओरिजिनल कंपाउंड तो हाइब्रिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसमें 3 p ऑर्बिटल पैरेलल आ जाते हैं, वहाँ तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, वहाँ रेजोनेंस वाली फेनोमेना, तो उसका स्ट्रक्चर तो हम बना ही नहीं सकते, वो तो हाइब्रिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मान लो किसी का रेजोनेंस हाइब्रिड है और वो रेजोनेंस हाइब्रिड 4 स्ट्रक्चर से कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बना है, PQRS। इसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, 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 एंड PQRS आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। तब चारों का कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन और हमने क्या बनाया, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। तो अब यहाँ से पता करना होता है कि बताओ इस रेजोनेंस हाइब्रिड में किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा होगा। कंट्रीब्यूशन P का भी है, कंट्रीब्यूशन Q का भी है, कंट्रीब्यूशन R का भी है, कंट्रीब्यूशन S का भी है, तो बताओ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा होगा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, अब यही टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि कंट्रीब्यूट कैसे पता करेंगे, तो इट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब अगर किसी भी हाइब्रिड में अगर किसी का कंट्रीब्यूशन देखना है कि किसका कंट्रीब्यूशन सबसे मोस्ट रहा होगा, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा, देखो देखो, ठीक है, जिसका कंट्रीब्यूशन, सुनो, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा वो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम वो लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, किसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। तो ये डिस्क्राइब किया जाता है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमें स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की निकालनी पड़ती है और उसी से हमें पता लग जाता है कि किस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा रहा होगा। समझ में आया आपको? ओके, अगर समझ में आया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मोस्ट स्टेबल आरएस, मोस्ट स्टेबल आरएस, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट मीन्स क्या हुआ, मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, और जो सबसे कम स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल, वो सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है, वो लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल आरएस, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग, मोस्ट स्टेबल आरएस, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, लीस्ट स्टेबल आरएस, लीस्ट स्टेबल आरएस, इट मीन्स
लीस्ट contributing RS इन रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, लीस्ट टेबल आरएस जो होगा उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, ये हम निकालते हैं किसके बेसिस पे, स्टेबिलिटी के बेसिस पे। अब बात एक ही आ जाती है, बात घूम फिर के एक ही पे आती है, और वो है कि comparison of stability of resonating structure. So now again we are starting stability of resonating structures। ठीक है, बस ये पता करना है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी तो बहुत है भाई, अभी तो जीओसी बहुत है यार। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, पूछे भी जाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए होते हैं, आपको बताना होता है कि कौन सा मोस्ट स्टेबल है, कौन सा लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बताने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, क्या है, कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स पे चल के और हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बता सकते हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला रूल, ठीक है, सबसे पहला रूल है रूल वन कहता है स्टेबिलिटी ऑफ आरएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम्स। ठीक है, मतलब उस आरएस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी जितना कि उस आरएस में सबका ऑक्टेट पूरा हो। जितना ज्यादा एटम का ऑक्टेट पूरा होगा, उस आरएस की मोर स्टेबल होने की चांसेस ज्यादा होंगी। ठीक है, इसी को हम दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ आरएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, जहाँ पाई बॉन्ड ज़्यादा होते हैं वहाँ ऑक्टेट पूरा होने का चांसेस होता है, और जहाँ ऑक्टेट पूरा होने का चांसेस है उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की चांसेस है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूँ, CH2F, यहाँ पे क्या मैंने दिया, पॉजिटिव चार्ज। बताओ, इस सबसे पहले तो ये बताओ क्या इसमें रेजोनेंस है, क्या इसमें रेजोनेंस है, ये बताओ सबसे पहले। तो आपका आंसर आना चाहिए हाँ है। कौन सा वाला है, बैक बॉन्डिंग टाइप है। कौन सा वाला है, बैक बॉन्डिंग टाइप। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के पास होता है लोन पेयर, यहाँ है सिंगल बॉन्ड, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, मतलब वेकेंट पी ऑर्बिटल, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वेकेंट पी ऑर्बिटल, बैक बॉन्डिंग टाइप रेजोनेंस। और अभी मैंने सिखाया, बस इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कर दो, CH2F पे आ जाएगा। F ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नाउ यू हैव टू टेल किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे पहला रूल आपको लगाना है, जिस सीक्वेंस में मैं रूल्स बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में लगाना है। मतलब सबसे पहला रूल सबसे पहले, उसके बाद रूल 2, उसके बाद रूल 3, उसके बाद रूल 4, उसके बाद रूल 5, कुछ इस तरह लगाना है। सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि रूल 3 पहले लगा दिए, रूल 5 बाद में लगाएंगे, रूल 1 लास्ट में लगाएंगे, ऐसा नहीं। जो रूल मैं लिखा रहा हूँ सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आपको लगाना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। कार्बन ने क्या कर रखा है बताओ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है। इसके आउटर मोस्ट में चेक करो, इसका ऑक्टेट चेक करो। तो ऑक्टेट चेक करने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, क्या ऑक्टेट पूरा हुआ क्या कार्बन का, नहीं। फ्लोरीन का तो पूरा है, 3 लोन पेयर, तो 2 2 4 2 6 और ये 2 8, तो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा है। लेकिन कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, और अगर कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो सेकेंड स्ट्रक्चर को देखो, सेकेंड स्ट्रक्चर में हर एटम का ऑक्टेट पूरा है।
फ्लोरीन का भी, फ्लोरीन ने एक लोन पेयर डोनेट कर दिया तो 2 लोन पेयर अभी भी बचे हुए हैं। तो फ्लोरीन का ऑक्टेट तुम देख लो, यहाँ 2, नीचे 2, तो कितना 4, और ये 4 लोन पेयर वाले तो 8 हो गए। फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा है। ठीक है। सिमिलरली कार्बन को देखो, कार्बन को देखो तो 2 2 4 और ये 4 8, तो मतलब सबका ऑक्टेट पूरा है। या आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यहाँ एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। तो या तो इससे देख लो या तो इससे देख लो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से देख लो या ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम से देख लो। दोनों से देखने पे 2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, किससे? 1 से। कई बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, और फ्लो यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर में फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो कई बच्चे कमेंट कर रहे होंगे कि फर्स्ट की ज़्यादा होनी चाहिए सेकेंड से, बट चार्ज आना कोई प्राइमरी फैक्टर नहीं होता। सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑक्टेट, क्योंकि यार केमिस्ट्री में सब तो ऑक्टेट के लिए ही पागल है, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, बस मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, इसी के लिए तो बॉन्ड बनाता है, शादी करता है, पता नहीं क्या क्या करता है ऑक्टेट के लिए। ठीक है। तो इसीलिए ऑक्टेट विल बी द प्राइमरी फैक्टर। ऐसा नहीं है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो मोर स्टेबल है, फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है तो लेस स्टेबल है, और ऐसा भी नहीं है कि फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, आता है भाई, आता है। बैक बॉन्डिंग टाइप रेजोनेंस जब करता है फ्लोरीन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मत लगाना कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल और फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ आरएस के लिए क्या, ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम्स, और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। समझ में आया आपको? जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, ये है, बताओ इसको मैंने 1 माना, इसको 2, तो यहाँ पे एक लोन पेयर अभी भी है। ठीक है। तो इसका ऑक्टेट देखो, 2, ये 2, ये 2, तो कितने हो गए? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने आए? 6। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रखा है, एक लोन पेयर, 2 2 4 2 6। ठीक है। 2 2 4 2 6। अच्छा, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कैसे है, कहीं को ये भी नहीं लग रहा होगा। तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं? 5। पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक चला हो गया, बच्चे कितने होंगे? 4। पॉजिटिव चार्ज है ना नाइट्रोजन पे, मतलब एक चला गया होगा, बच्चे कितने होंगे? 4। तो 2 शेयर किए और 2 बचे, तो 2 कैसे बचे? लोन पेयर की तरह, इसीलिए इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो अब आउटरमोस्ट में काउंट करो तो 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इस ऑक्सीजन की यहाँ पे कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन की कंप्लीट है। लेकिन सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को देखो, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, चाहे नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन के पास अभी भी एक लोन पेयर जिंदा रहा होगा, ये लोन पेयर 2 3 पाई बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो 2 2 ही पाई बॉन्ड है, बट 3 बॉन्ड तो है ना टोटल। तो 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे 2 की ज़्यादा होगी, किससे? 1 से। समझ में आया क्या? पाइबॉन से भी आप चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ पाइबॉन ज़्यादा है, एन ट्रिपल बॉन्ड ओ पॉजिटिव में, इसीलिए सेकेंड वाले की ज़्यादा। जैसे मान लो हमने ये बना दिया। ठीक है। अब कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है, कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है? 3 बॉन्ड। और 3 बॉन्ड बनाता है जब जब कार्बन और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। मतलब यहाँ पे कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? बस 6 हैं। 6 इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। और यहाँ पे देखो सबका ऑक्टेट पूरा है, सबका। ठीक है। 6 2 8। सिमिलरली ऑक्सीजन के पास अभी भी एक लोन पे रहा होगा, तो इसमें ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है। तो अगर ये 2 है और अगर ये 1 है, तो यहाँ भी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? 2 की ज़्यादा होगी, किससे? 1 से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बोलो, समझ में आया क्या? ओके। तो ये रूल 1 था कि नंबर ऑफ पाइबॉन्ड्स या ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम्स, जितनी ज़्यादा एटम्स की ऑक्टेट पूरा होगा, स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा पूरा होने का चांसेस रहता है, स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। समझ में आया? तो ये रूल 1 था।
नाउ हम रूल 2 पढ़ेंगे, ठीक है। रूल 2, रूल टू कहता है, जैसे मान लो रूल 2 कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ आर एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ आर एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि कहीं पे कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कहीं पे किसी का आर एस न्यूट्रल है और किसी का आर एस चार्ज है, किसी का आर एस क्या है, चार्ज है, मतलब उसमें चार्ज है, और कोई आर एस न्यूट्रल है, दो आर एस है, ठीक है, दो आर एस है, एक न्यूट्रल है एक चार्ज है, तो स्टेबिलिटी हमेशा न्यूट्रल वाले आर एस की ज़्यादा होगी कंपेयर टू चार्ज के। ठीक है, ये बोल सकते हो। चार्ज सेपरेशन का मतलब ही होता है चार्ज का आ जाना। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज आएगा स्टेबिलिटी उतनी घटेगी, क्योंकि इन्वर्सली है। जितना कम चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। समझ में आया? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखना ध्यान से। ये क्या है? अपना फिनॉल है, ठीक है। अगर ये फिनॉल है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ये कुछ ऐसा खूब बनाए हमने, बोलो हाँ या ना, खूब बनाए ना? हाँ, तो ये अब देखो, अगर इसको हमने 1 माना, इसको 2 माना, ठीक है, हमने क्या माना, इसको 1 माना, इसको 2 माना, तो एक बात बताओ, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? दोनों आरएस तो हैं, दोनों आरएस तो हैं, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इस बार आप फर्स्ट रूल लगाओ, ऑक्टेट वाला या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वाला। तो देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर में भी 3 पाई बॉन्ड दिख रहे होंगे, सेकेंड स्ट्रक्चर में भी 3 पाई बॉन्ड दिख रहे होंगे आपको। अगर ऑक्टेट की बात करोगे तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में भी सारे एटम्स की ऑक्टेट पूरी है, सेकेंड स्ट्रक्चर में भी सारे एटम्स की ऑक्टेट पूरी है। किसी ने बोला सर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, अरे भाई कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा होता है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो है, बट ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर जिंदा है, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन वाली 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4, और ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बना रखा है कार्बन से, तो 2 2 4 2 6 2 8, मतलब सारे एटम्स की ऑक्टेट पूरा है। तो रूल 1 फेल, रूल 1 फेल। रूल 2, न्यूट्रल ज़्यादा किससे? चार्ज से, मतलब फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे? सेकेंड से। समझ में आया क्या? जैसे कुछ और एग्जाम्पल करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसके पास क्या है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, है ना, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। तो ये लोन पेयर इधर डिलोकलाइज होता है और ये नेगेटिव चार्ज की तरफ, बोलो बोलो, ऐसे ही बनाते थे ना लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लोन पेयर से चलाते थे, लोन पेयर पाई में और पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में। तो कैसा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ? यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों क्या है एक दूसरे के? आप ही बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी पूछूं तो रूल 1 लगाओ सबसे पहले, ऑक्टेट या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो देखो यहाँ भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एक है, ये वाला पाई बॉन्ड, और यहाँ भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एक है। रूल 1 फेल। या आप ऑक्टेट से चेक कर लो, इस स्ट्रक्चर, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में भी सारे एटम्स की ऑक्टेट पूरी है, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में भी सारे एटम्स की ऑक्टेट पूरी है। रूल 1 कंप्लीटली फेल्स। बारी आई किसकी? रूल 2 की। रूल 2 क्या कहता है? अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और कोई और उसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? चार्ज है, तो न्यूट्रल वाला ज़्यादा। ठीक है, मतलब 1 की ज़्यादा होगी 2 से। इज इट क्लियर? जैसे एक और मैं चिंदी टाइप का क्वेश्चन करवाऊँ, 2 टके का सवाल, फर्जी महाफर्जी। एनिलीन की बात करूँ और एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ, एक ये भी आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप ड्रॉ करके देखना। ठीक है, कि ये भी आएगा। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, दिस इज 1 दिस इज 2, बोथ आर आर एस ऑफ ईच अदर। यस, स्टेबिलिटी फर्स्ट की ज़्यादा किससे?
सेकेंड से। क्यों? दिस इज न्यूट्रल, दिस इज चार्ज। ऑक्टेट चेक करना होगा, जो चेक करना होगा रूल वन लगा लेना, फेल ही हो जाएगा। रूल वन नहीं काम देगा आपका, और अगर रूल वन काम नहीं देगा तो यू हैव टू कम अपॉन रूल टू। ठीक है, एंड रूल टू सेज न्यूट्रल आर एस विल बी मोर स्टेबल देन इट्स चार्ज आर एस। ठीक है, क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई? क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है, ओके। नाउ द टर्न ऑफ रूल थ्री। अब हम रूल थ्री पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट जरा मैं पानी पी लूं। ओके, सो नाउ कम अप ऑन रूल थ्री। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ जैसे रूल थ्री अब कब लगाना है। देखो अपने आप आपको समझ में, हाँ ना रूल वन काम कर रहा है ना रूल टू काम कर रहा है, अब रूल थ्री ही लगाना पड़ेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, रेजोनेंस ऐसा ही बनाएंगे। बोलो, खूब बनाए हमने। अरे इसीलिए तो प्रैक्टिस करवाया ताकि आप पता कर सको कि हाँ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए तो इतना बनाया। अब देखो रूल वन लगाओ, ये वन है ये टू है, इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो अब क्या लगाओगे आप? रूल वन। रूल वन क्या कहता है? ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम, जितनी ज़्यादा एटम्स की ऑक्टेट पूरी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड से पहले चेक किया, तो यहाँ पे कितनी पाई बॉन्ड है फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में? एक। और यहाँ पे सेकंड वाली स्ट्रक्चर में कितनी पाई बॉन्ड है? एक, मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स फेल। ऑक्टेट की बात करो, सारे एटम्स की ऑक्टेट पूरी फर्स्ट में, हाँ या ना? हाँ। सेकंड में सारे ऑक्टेट के एटम्स, सारे एटम्स की ऑक्टेट पूरी या ना? हाँ बिल्कुल पूरी। दोनों में ऑक्टेट एटम्स पूरी है, मतलब एटम्स की, सारे एटम्स की ऑक्टेट पूरी है दोनों स्ट्रक्चर में। रूल रूल वन कंप्लीटली फेल्स। अब आओ रूल टू पे। रूल टू क्या कहता है? चार्ज मोर लेस स्टेबल होगा, किससे? न्यूट्रल से। यहाँ तो दोनों ही चार्ज है। अरे दोनों ही चार्ज है, देख लो। इसमें कौन सा रूल टू लगाओगे? रूल टू क्या कहता है? न्यूट्रल ज्यादा होगा स्टेबल, किससे? चार्ज से। इसमें तो दोनों ही चार्ज है, हैं? इसमें तो दोनों ही चार्ज है। अब क्या करोगे? अब तो रूल टू भी तेरा फेल हो गया। तो अब यहाँ आता है रूल थ्री। रूल थ्री ये कहता है, रूल थ्री ये कहता है कि नेगेटिव चार्ज, ओ माय गॉड गजब की बात, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, is more stable on more electronegative atom, on more electronegative atom। ठीक है, एंड दूसरी बात, ये पहली बात रूल थ्री का, और दूसरी बात रूल थ्री का कि पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, is more stable on positive charge is more stable on less electronegative atom, less electronegative atom। ओके, यही रूल थ्री कहता है। अब एक बात बताओ, इस एग्जाम्पल में हमने रूल वन लगाया फेल हो गया, रूल टू लगाया फेल हो गया। अब बारी आती है रूल थ्री की। रूल थ्री कहता है नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब नेगेटिव चार्ज उस पर रिसाइड करेगा, उस पर रहना चाहेगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या पॉजिटिव चार्ज वहाँ ज़्यादा स्टेबल महसूस करेगा अपने आप को जहाँ पे वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एक बात बताओ यार, इन दोनों में से किस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है स्टेबल? सेकेंड वाली में। क्यों? क्योंकि वो किस पे है? ऑक्सीजन पे है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से। तो इसीलिए स्टेबिलिटी इस केस में किसकी ज़्यादा? सेकेंड की ज़्यादा, किससे? वन से। समझ में आया? बोलो समझ में आया? अगर समझ में आया तो लेट डू सम क्वेश्चन। ठीक है, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। जैसे पहला क्वेश्चन,
आपको लिख के देगा, आपको पता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि ये आर एस है या नहीं। आपको क्वेश्चन में लिख के देगा कि कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ आर एस, तो आप खुद समझ जाओगे कि आर एस का ही स्टेबिलिटी कंपेरिजन करना है, वो क्वेश्चन में लिखा रहता है। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है कि अब मुझे पहचानना पड़ेगा पहले ये आर एस है या नहीं। अरे आर एस नहीं होगा तो वो क्यों स्टेबिलिटी कंपेरिजन करवाएगा? आर एस होगा ही नहीं तो वो आर एस की स्टेबिलिटी क्यों कंपेरिजन करवाएगा? तो क्वेश्चन में लिख के देता है कि कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। ठीक है, इसीलिए मैंने 1 2 ये वाला साइन मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी नोने की आर एस है। ठीक है, ये थर्ड। बताओ इसमें स्टेबिलिटी 1 2 3 आर एस में से सबसे ज्यादा ऑर्डर बताओ स्टेबिलिटी का। बताओ, जल्दी पॉज करो और बताओ, पॉज करो और बताओ जल्दी, किसकी ज्यादा? फर्स्ट में, फर्स्ट का अगर आपका आंसर फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड, ठीक है, अगर ये आया है तो करेक्ट है। सुनो एक्सप्लेनेशन सुनो। सबसे पहला रूल क्या कहता है? ऑक्टेट या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो पहले स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड? दो, एक नाइट्रोजन कार्बन के बीच और एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच, तो दो पाई बॉन्ड। सिमिलरली सेकंड में कितने पाई बॉन्ड? दो पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा रहा होगा 2 पाई, तो यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के बीच थर्ड स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा 2 पाई, तो यहाँ भी 2 पाई, मतलब तीनों में 2 पाई। पाई बॉन्ड से हम डिसाइड नहीं कर सकते। अगर पाई बॉन्ड सेम है तो इतना तो समझ ही जाओ कि ऑक्टेट भी सारा का सेम ही होगा। आप चेक कर लो, सबका ऑक्टेट पूरा होगा, सबका ऑक्टेट पूरा है भाई, आप चेक कर सकते हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, सबका ऑक्टेट पूरा है, आप चेक कर सकते हो अगर आपको डाउट है तो रूल 1 कंप्लीटली फेल्स। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है कि भाई न्यूट्रल ज्यादा होगी किससे? चार्ज से, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो ये तीनों एक दूसरे के आर एस है, तभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें उसकी स्टेबिलिटी बतानी है। तो आपको दिख रहा होगा पहला वाला जो है ना वो न्यूट्रल है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो आंख बंद करके पहले को हमने सबसे ज्यादा कर दिया। ये दोनों तो चार्ज है, ये तीनों एक दूसरे के आर एस है, लेकिन सेकेंड और थर्ड क्या है? चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट फर्स्ट कैसा है? न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल इज ऑलवेज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? अब बात आती है सेकेंड और थर्ड में, तो सेकेंड और थर्ड तो दोनों ही चार्ज है, तो इसमें तो रूल 2 नहीं लगा सकते कि न्यूट्रल ज़्यादा चार्ज कम, रूल 2 तो नहीं लगा सकते सेकेंड और थर्ड के लिए। तो अब बारी आती है रूल 3 की। रूल 3 क्या कहता है बताओ? नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो सेकेंड को अगर देखोगे तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रह सकता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज रह सकता है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे नेगेटिव ना, गंदा बात हो गया, ये गंदी बात हो गई, गंदी बात हो गई। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं रहना चाहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ज़्यादा स्टेबल तो ये ऑक्सीजन पे है, तो इसीलिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ज़्यादा नाइट्रोजन पे स्टेबल है, इसीलिए थर्ड क्या हो जाएगा? कम स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू सेकेंड। समझ में आया? सिमिलरली सेकेंड को देखा, सेकेंड में देखो यहाँ पे लगा लो आप रूल 1 रूल 2 लगा लो, रूल 1 भी फेल हो जाएगा, रूल 2 भी फेल हो जाएगा, आप रूल 3 पे ही आके आओगे। ठीक है, रूल 3 पे ही आके आप रुकोगे, वहीं से डिसाइड होगा। देखो तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 2, स्टेबिलिटी 1 की ज़्यादा, सॉरी 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, 2 ग्रेटर देन 1, बिकॉज यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, लेस स्टेबल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है कार्बन से, तो अगर कार्बन से ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक बात बताओ, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, तो इसीलिए टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। रूल 1 लगा लेना, आप रूल 2 भी लगा लेना, फेल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 1 2, रूल 1 लगा लो, रूल 2 लगा लो, फेल हो जाएगा। और उसके बेसिस पे 2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू 1 से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है। सल्फर पे नेगेटिव चार्ज ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, खूब स्टेबल होगा, उसका साइज ही बहुत बड़ा है, नेगेटिव चार्ज को पूरा ही फैला देगा, बहुत स्टेबल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन कार्बन सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है दोस्तों, कार्बन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। सेकेंड पीरियड साइज छोटा होता है। साइज क्या होता है दोस्तों? साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये उतना स्टेबल महसूस नहीं कर पाएगा, इसीलिए 2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा किससे? फर्स्ट से। समझ में आया? ओके, अब रूल 4 की बात करते हैं, ठीक है। रूल 4, अब देखो रूल 3 भी फेल हो जाएगा, ठीक है। अब रूल 3 भी फेल हो जाएगा, रूल 3 भी फेल हो जाएगा। रूल 4, रूल 4, ठीक है। रूल 4 देखो, रूल 4, रूल 4 कहता है, अच्छा इसको भी एग्जांपल से ही क्लियर करते हैं, जरा देखना। मान लो मैंने फिनॉल लिया, ठीक है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। बोलो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? क्या ये फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ये इसको मैंने बोला 1, इसको मैंने बोला 2, इसको मैंने बोला 3, ठीक है। मैंने इसको बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3। अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी पूछूं तो आंख बंद करके आप बता सकते हो कि फर्स्ट की तो ज़्यादा होगी सेकेंड और थर्ड से। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? आरएस एक दूसरे के। और फर्स्ट कैसा है? न्यूट्रल। रूल 1 से डिसाइड नहीं होगा, रूल 1 से डिसाइड नहीं कर सकते भाई, क्योंकि सारे का ऑक्टेट पूरा आप चेक कर लो, नंबर ऑफ पाइबॉन्ड्स भी सेम है सब में, तो नहीं कर सकते रूल 1 से डिसाइड। रूल 2 से डिसाइड होगा। कैसे? रूल 2 कहता है अगर कोई आरएस है एक दूसरे के, तो अगर कोई आरएस न्यूट्रल वाला है और उसी का कोई आरएस चार्ज वाला है, तो न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होगा चार्ज वाले आरएस से। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, 1 2 3 ऑल आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, यस और नो? हाँ। तो पहला जो है ना वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है किसके मुकाबले? 2 के मुकाबले, थर्ड के मुकाबले। तो इतना तो आंख बंद करके हम बता सकते हैं ना कि 2 3 से ज़्यादा स्टेबल होगा पहला। अब बात आती है सेकेंड थर्ड में कैसे डिसाइड करें। अब सेकेंड थर्ड में आप रूल 1 फेल, क्योंकि सबका ऑक्टेट पूरा पाइबॉन्ड उतने ही। रूल 2 कहता है न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल चार्ज, यहाँ तो दोनों ही चार्ज है। 2 3 की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो 2 और 3 दोनों ही चार्ज है, तो रूल 2 भी फेल। रूल 3 क्या कहता है? नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेकिन यहाँ तो रूल 3 से हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसमें भी देखो, नेगेटिव चार्ज इसमें भी कार्बन पे है, नेगेटिव चार्ज इसमें भी कार्बन पे है, पॉजिटिव चार्ज इसमें भी ऑक्सीजन पे है, पॉजिटिव चार्ज इसमें भी ऑक्सीजन पे है। अरे रूल 3 तो तब लगता ना जब एक बार नेगेटिव चार्ज कार्बन पे हो, एक बार नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे हो या नाइट्रोजन पे हो, अलग अलग एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, तब हम डिसाइड कर सकते थे रूल 3 से। लेकिन यहाँ तो सेम एटम पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब रूल 3 भी फेल हो गया, रूल 3 भी फेल हो गया। तो यहाँ से निकल के आता है रूल 4। यहाँ से क्या निकलता है? रूल 4। और रूल 4 ये कहता है कि अपोजिट चार्जेस जितने पास होंगे उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अपोजिट चार्जेस जितने पास होंगे उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगी। अपोजिट चार्जेस जितने दूर होंगे उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। और यहाँ से एक और चीज़ हम बोल सकते हैं कि लाइक चार्जेस जितने पास होंगे, लाइक चार्जेस बोले तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव,
सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि अनलाइक चार्जेस या अपोजिट चार्जेस पास होने चाहिए और सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस दूर होने चाहिए। तो अब आप ही बता दो सेकंड और थर्ड में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा? पक्का ही बोलोगे सेकंड की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना वो पास है, और थर्ड में जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना वो दूर है। तो इसीलिए सेकंड की ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी किसके मुकाबले? थर्ड के मुकाबले। और रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 ये कहता है कि आर एस हैविंग मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर एस हैविंग अनलाइक चार्जेस क्लोजर will be more stable will be more stable will be more stable than far unlike charges। जो दूर होंगे पॉजिटिव नेगेटिव उससे तो ज़्यादा ही स्टेबल होगा पास वाले पॉजिटिव नेगेटिव। और हम यहाँ से एक और बोल सकते हैं एक और चीज़ कि आर एस हैविंग लाइक चार्जेस अवे will be more stable will be more stable than closer like charges। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे ना रूल 1 लगा, ना रूल 2 लगा, ना रूल 3 लगा। इस केस में क्या लगा? रूल 4। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अरे बोलो, इज इट क्लियर? अब आता है रूल 5, ठीक है। अब आता है क्या? रूल 5, लास्ट रूल, ठीक है। क्वेश्चंस में हो सकता है कल करवा दूं, या मैंने जितने रूल्स पढ़ाए हैं ना आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेना, आपसे सारा क्वेश्चन हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो लास्ट रूल पढ़ा रहा हूँ, इस रूल के बाद आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, अगर आपने ढंग से समझा है तो। वैसे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। बट अगर आपने ढंग से समझा है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, आप कहीं से भी उठा लेना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा ही, डोंट वरी। रूल 5, देखो भाई, रूल 5। अब एक और चीज, रूल 5 ये पहला रेजोनेटिंग, ये क्या है? नेप्थेलिन के कितने आर एस थे बताओ? 3 ना? 3 थे ना? हाँ 3 थे। ये दूसरा, और ये तीसरा, ठीक है। ये अब लगाओ, अब इसमें रूल लगाओ आप अपने। अब तक जो 4 रूल पढ़ाए वो रूल लगा के देखो क्या लगता है। क्या? रूल 1 ऑक्टेट पाई बॉन्ड, जितने पाई सेम पाई बॉन्ड है, ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट है, रूल 1 फेल्स। सेकेंड रूल न्यूट्रल, सारे न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल चार्ज का था वो रूल, सारे न्यूट्रल ही है, रूल 2 फेल्स। रूल 3 नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज की कहानी खत्म है, रूल 3 फेल्स। रूल 4 अनलाइक चार्जेस क्लोज होंगे तो वो मोर स्टेबल, और लाइक चार्जेस दूर होंगे तब वो मोर स्टेबल। यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, भाड़ में जाए, रूल 4 भी फेल्स। तो अब आती है रूल 5 की। जब आपको बेंजीनॉइड फॉर्म की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले तो वहां बोला जाता है कि आर एस हैविंग वो आर एस हैविंग मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग्स, more number of benzonoid rings will be more stable, ठीक है, will be more stable। वो आर एस जिसके पास बेंजोनॉइड रिंग्स ज्यादा हो उस वो आर एस क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। और ये जो स्टेटमेंट लिखाना, इसे बोला जाता है, इस स्टेटमेंट को बोला जाता है फ्राइज रूल,
ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज फ्राइज रूल, इसे फ्राइज रूल बोला जाता है। तो एक बात बताओ, पहला में बेंजीनॉइड फॉर्म काउंट करो, मैंने इसी आज ही के क्लास में सिखाया था आपको सबसे शुरू में। देखो जरूरत पड़ गया ना, देखो जरूरत पड़ गया ना, इसीलिए हर चीज सीखना जरूरी है। देखो क्या ये आपको पी नजर आ रहा है? हाँ। क्या ये आपको क्यू नजर आ रहा है? हाँ। मतलब ये भी एक बेंजीनॉइड फॉर्म है, ये भी एक बेंजीनॉइड फॉर्म है, मतलब यहाँ पे 2 बेंजीनॉइड रिंग है। कितनी रिंग है दोस्तों? 2 बेंजीनॉइड रिंग। और यहाँ पे एक ही है, बस यही है, यही है, यही क्या है? ये पी है। ना तो ये पी है, ना तो ये क्यू है, मतलब ये बेंजीनॉइड रिंग नहीं है, तो यहाँ पे एक बेंजीनॉइड रिंग, एक बेंजीनॉइड रिंग। सिमिलरली थर्ड को हमने देखा, यहाँ भी बस यही है बेंजीनॉइड रिंग, यहाँ भी यही है बेंजीनॉइड रिंग। अरे एक ही है ना, ये तो नहीं है, ये क्या है? ये क्यू है। ये नौ तो पी है नेक्स्ट वाली, नौ तो क्यू है ये वाली, कुछ नहीं है। तो यहाँ भी एक ही बेंजीनॉइड रिंग। तो फ्राइज रूल के हिसाब से कहता है कि वो आर एस जो ज़्यादा बेंजीनॉइड रिंग रखेगा उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो एक बात बताओ, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी फर्स्ट की ज़्यादा किससे? किससे बोलो? सेकंड से और थर्ड से। इतना तो बोल सकते हैं। अब सवाल उठता है भाई सेकंड थर्ड में, तो सेकंड थर्ड में भी आप चारों रूल में से जो अब तक 4 रूल पढ़े उसमें से आप कुछ भी लगा दो, फेल ही हो जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ भी एक बेंजीनॉइड रिंग है, यहाँ भी एक बेंजीनॉइड रिंग है, तो नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग सेम हो जाए तो इक्वल आ जाता है, ठीक है, तब उसका इक्वल हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इक्वल। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इक्वल। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अगर मैं आपसे इसी का एनर्जी का ऑर्डर पूछूं तो ये आ जाएगा 2 = 3। इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 2 और 3 की एनर्जी तो सेम होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया उन दोनों का स्टेबिलिटी सेम। क्यों स्टेबिलिटी सेम? बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन्स 1 बेंजीन रिंग, इट ऑल्सो कंटेन्स 1 बेंजीनॉइड रिंग। ठीक है, तो एक एक बेंजीनॉइड रिंग है, तो अगर सेम बेंजीनॉइड रिंग आ जाए तो स्टेबिलिटी इक्वल, और अगर एक से ज़्यादा बेंजीनॉइड रिंग, देन यू हैव टू डिसाइड जिसके पास ज़्यादा बेंजीनॉइड रिंग उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, तो एनर्जी का ऑर्डर 2 3 तो इक्वल है, इन दोनों की एनर्जी सेम, और 2 3 की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? फर्स्ट से, क्योंकि 2 3 लेस स्टेबल है फर्स्ट से, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा? 2 3 की ज़्यादा, किससे? फर्स्ट से। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। ये था अपना कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं करवाए, मैं मानता हूँ, मैं हर क्लास में आपको क्वेश्चन करवाता हूँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, अभी मैंने आपको नहीं करवाए हैं। आज यही रखते हैं, कल मैं पक्का आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, नॉन इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। फिर वहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। ठीक है, अब तक भी बहुत कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, आई होप आपने सीखा होगा। ठीक है, मेहनत करो, बिकॉज यार मेहनत लगती है, ठीक है, वीडियो बनाना आसान नहीं होता। ओके, सो प्लीज़ यू हैव टू वर्क हार्ड, आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले क्लास में मैं पक्का खूब सारे क्वेश्चन करवाऊंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे, आई प्रॉमिस। मैं बहुत क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए और करवाऊंगा। अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिल रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, तो आप इन 5 रूल्स को लगा के आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। और मुझे लगा कि नहीं, कुछ और भी बातें बता सकता हूँ, तो वो भी बातें मैं कल आपको बता दूंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के related. Okay, so thank you very much for watching the video. See you in the next lecture.